रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार की। और भारत की अवस्थिति के अंतर्गत हम ग्लोबिया अवस्थिति और भौगोलिक अवस्थिति का अध्ययन करते हैं। तो आज हम भारत की भौगोलिक अवस्थिति के अंतर्गत किसका अध्ययन करने वाले हैं? तो हम भारत की भौगोलिक सीमाओं का अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की भौगोलिक अवस्थिति। और भारत की भौगोलिक अवस्थिति के अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करते हैं, एक तो बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र की, और एक हम अध्ययन करते हैं भौगोलिक सीमा का। तो देखिए, हमने भारत की भौगोलिक अवस्थिति के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने भारत के क्षेत्रफल का, विश्व के संदर्भ में कितना प्रतिशत है, विश्व में उसका कौन सा स्थान है, और साथ ही लंबाई, चौड़ाई, आकृति के बारे में, यानी कि संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हमने अध्ययन किया। और उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं भारत की भौगोलिक सीमा। अब देखिए, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं? तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं वह एक तो करते हैं हम स्थलीय सीमा का, स्थलीय सीमा का अध्ययन करते हैं। दूसरा हम तटीय सीमा का अध्ययन करते हैं। और तीसरा जो है हम समुद्री सीमा, जिसे जलीय सीमा भी कहते हैं, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। अब देखिए, भौगोलिक सीमा में स्थलीय सीमा का क्या तात्पर्य है? स्थलीय सीमा का तात्पर्य है कि वह सीमा जो स्थल भाग से लगती है, यानी कि भारत की वह सीमा जो अन्य देशों के साथ लगती है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में जानते हैं, वह भारत की क्या होगी? स्थलीय सीमा। यदि यह आपको भारत का मानचित्र नजर आ रहा है, तो यह जो सीमा है, यह पूरी भारत की कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा, जो कि पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश, यानी कि 7 अलग अलग देशों के साथ लगती है। और जो स्थल भाग से लगने वाली सीमा होती है उसे हम स्थलीय सीमा कहते हैं। और भारत की जो स्थलीय सीमा है वह अन्य देशों के साथ लगती है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में जानते हैं। दूसरी सीमा है वह है तटीय सीमा। तटीय सीमा का मतलब है वह सीमा जो समुद्र से लगती है। अब भारत की यदि हम बात करें तटीय सीमा की, तो जो समुद्र के साथ लगती है उसे हम
तटीय सीमा कहते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जिसका दक्षिणी जो भाग है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, या दक्षिण भारत, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। एक और अरब सागर है, एक और बंगाल की खाड़ी है, तो एक और हिंद महासागर है। और इसीलिए जो भारत का दक्षिणी भाग तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जानते हैं। तो इसीलिए दूसरी सीमा जो है वह कौन सी है? तटीय सीमा। और तटीय सीमा जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। और तटीय सीमा बनाने वाले राज्य में गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत के 9 राज्य जो कि क्या बनाते हैं? तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, समुद्र के साथ तट रेखा उनकी लगती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है समुद्री सीमा या जलीय सीमा। अब शायद यह आप लोगों के लिए एकदम नई बात होगी कि सर समुद्री सीमा या जलीय सीमा क्या होती है। वैसे तो हम जब भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं तो, या हम जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अध्ययन करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय या समझौता, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, या जिसे हम यूएन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए समुद्री सीमा क्या होती है, समुद्री सीमा क्यों निर्धारित की जाती है, या इसका क्या महत्व है, या इसका निर्धारण कब से किया गया। तो देखिए थोड़ा सा हम इतिहास की ओर जाएंगे, और इतिहास के साथ जो है समुद्री सीमा को जब हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से समुद्री सीमा या जलीय सीमा का जो कॉन्सेप्ट है वह आपको क्लियर होगा। और भारत के संदर्भ में समुद्री सीमा या जलीय सीमा को लेकर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, यह भी आपको क्लियर होगा। तो बात करते हैं हम भारत की जलीय सीमा की। और जलीय सीमा को हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भी बात करें, या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के सम्मेलनों में भी बात चलती है, तो वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत समुद्री सीमा या जलीय सीमा का विशेष रूप से जो है उल्लेख होता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके सभी कारणों का, सभी पक्षों का हम लोग जो है अध्ययन करने वाले। तो देखिए बात करते हैं समुद्री सीमा या जलीय सीमा की। यहां जो सीमा आपको दिख रही है, यहां है समुद्री सीमा। कुछ किताबों में समुद्री सीमा का उल्लेख मिलता है, जो कुछ बुक्स में हमें जो है जलीय सीमा के रूप में उल्लेख मिलता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि समुद्री सीमा या जलीय सीमा का निर्धारण कब और क्यों किया गया। तो इसका जो मुख्य कारण है वह है कि जो सागर और महासागर, यानी कि जो हमारे पृथ्वी का लगभग 70% भाग जो जल मंडल, जिसमें महासागर, सागर, खाड़ियां जो आती है, उसमें महासागर और सागर यह प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा के विपुल भंडार है। और भूगोल वेदाओं का भी मानना है, साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी यह सिद्ध हुआ है कि यह जो भाग है, जो भाग विश्व का लगभग 70%, पृथ्वी का 70% भाग जो कि जल मंडल है, उसमें महासागर और सागर यह प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन के
विपुल भंडार हैं। और साथ ही साथ जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो शक्तिशाली देश थे, उन्होंने अपने विस्तारवादी नीति के अंतर्गत जो है समुद्री क्षेत्र का विस्तार किया, समुद्री सीमाओं का विस्तार किया। क्यों किया? क्योंकि यह जो समुद्र, चाहे वह भारत है, चाहे वह यूएसए है, या चाहे वह अन्य कोई भी देश, जिसकी भी सीमा समुद्र से लगती है, सभी देशों ने अपने आर्थिक और सामरिक महत्व के लिए इन समुद्री सीमा का या जलीय क्षेत्र का, समुद्रों का, महासागरों पर अपना प्रतिनिधित्व या अपना जो है अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। यह आपने इतिहास के संदर्भ में भी जब पढ़ा होगा, जब हम भारत के या विश्व के इतिहास को पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि पुर्तगालियों ने समुद्री क्षेत्र पर अपना एकाधिकार स्थापित किया था। और यही कारण है कि पुर्तगाली लोगों ने जो है विश्व के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज भी की थी। यह सब इतिहास बताता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से पृथ्वी का जो स्थल भाग, जहां पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां मिलती है, विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार है, उसी प्रकार समुद्री क्षेत्रों में, महासागरीय क्षेत्रों में भी खनिजों के भंडार है। और उन भंडारों का कोई भी देश कैसे उपयोग कर सकता है। और साथ ही साथ आपने जो है भू राजनीति या अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्तमान में कई ऐसे देश हैं जो शक्तिशाली देश हैं, वह जो है समुद्र के अंदर सामरिक महत्व के उद्देश्य से नौसैन्य अड्डों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें डियो गार्सिया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डियो गार्सिया क्यों चर्चित है, क्योंकि वहां पर जो है अमेरिका का नौसैनिक जो है अड्डा है। हमन टोटा का भी आपने नाम सुना होगा, जहां पर जो है शक्तिशाली देश अपना सैन्य अड्डा बना रहे हैं। और साथ ही साथ वर्तमान में जो है भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो भारत ने अपनी प्रतिरक्षा के अंतर्गत नौसैन्य या नौसेना को ज्यादा बलशाली या मजबूत बनाया है। विभिन्न प्रकार की पनडुब्बियों का निर्माण किया गया, यानी कि कहीं न कहीं इस समुद्री सीमा का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए, इस पर सभी देशों की नजर है। अब बात आती है कि समुद्री सीमा या जलीय सीमा का निर्धारण कब किया गया, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए समझना, विश्व के सभी देशों, विश्व के सभी देशों को समुद्र और महासागरों में अधिकार देने के उद्देश्य से, अधिकार देने तथा उनकी समुद्री सीमा का निर्धारण करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के सदस्य देशों के मध्य सन 19
1982 में एक समझौता हुआ जिसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि समझौता UNCOLOS कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। क्लियर हो गया? यानी कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि समझौता या समुद्र विधि समझौता, और इस समझौते को समुद्र की स्वतंत्रता भी कहा जाता है, यानी कि UNCOLOS को क्या कहा जाता है? समुद्र की स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है। अब आप कहेंगे सर समुद्र की स्वतंत्रता के रूप में कैसे जाना जाता है? तो हमने बात की थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों ने अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत समुद्री सीमा का या जलीय सीमा का विस्तार शुरू करना प्रारंभ किया, यानी कि समुद्र के के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन थे उन पर अपना एकाधिकार या अधिकार जमाने का प्रयास किया, तो उस कारण जो विश्व के अन्य देश थे या विश्व के जो संबंधित देश थे उनमें आपस में टकराव की स्थिति हुई, और इस टकराव की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश थे, इन सभी सदस्य देशों के मध्य समुद्र पर अपने अधिकार और समुद्री सीमा निर्धारित करने को लेकर एक समझौता हुआ था 1982 में, और उसी समझौते को क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि समझौता, या कई जगह लिखा हुआ मिलता है संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। क्लियर हो गया? अब देखिए यह समझौता है क्या, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह समझना, और इस समझौते के साथ ही हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, और इसी समझौते के तहत सभी जो देश हैं उन सभी देशों की समुद्री सीमा या जलीय सीमा का निर्धारण किया गया। तो देखिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौते की। संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अब यहां क्या है? यहां एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, पहले तो ये ध्यान रखना, UNCOLOS एक अंतरराष्ट्रीय
समझौता। पहले तो ये पता होना चाहिए यह एक इंटरनेशनल जो है कन्वेंशन है, अंतरराष्ट्रीय समझौता है, अंतरराष्ट्रीय अभिसमय जो विश्व के विश्व के जो देश हैं, विश्व के जो देश हैं उनको सागर और महासागरों पर अधिकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। यानी कि यह विश्व के सदस्य देशों के सागर तथा महासागरों पर अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। यानी कि यहां जो भी देश हैं उन सभी देशों की सागर और महासागरों पर कितना अधिकार रहेगा, उनका सागर और महासागरों पर क्या उत्तरदायित्व है, साथ ही समुद्र में जो साधन है, जो संसाधन है, उनके प्रयोग हेतु नियम स्थापित करता है। समुद्री साधन एवं संसाधनों के प्रयोग हेतु नियम स्थापित करता है। यानी कि यहां केवल जो भी देश है उनका सागर या महासागर पे क्या अधिकार है, क्या उत्तरदायित्व है, उसके साथ साथ वह जो देश है या जो देश जिस सागर या महासागर से संबंधित है उनके जो समुद्री साधन हैं, समुद्री जो संसाधन है, चाहे वह खनिज संसाधन है, चाहे वह ऊर्जा संसाधन है, चाहे वह अन्य संसाधन है, उन संसाधनों के प्रयोग के लिए नियम भी स्थापित करता है। क्लियर हो गया? तो अब यह क्लियर हो गया कि जो भी देश हैं वर्तमान में यदि कोई भी देश सागर या महासागर पर अपना अधिकार बताता है, उत्तरदायित्व बताता है या उनके संसाधनों का प्रयोग करता है तो वह सभी इस समझौते के तहत किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि यह समझौता कब हुआ था और कब यह लागू किया गया। अब इसे समझना कि यूएन क्लोज सन 1982 में तैयार किया गया, परंतु सन 1994 में पॉइंट क्लियर हो गया कि यह जो है संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता यह सन 1982 में बनाया गया था, लेकिन यह लागू कब हुआ? सन 1994 में लागू हुआ। तो अब जो 1982 में बना यह 1994 में लागू हुआ, तो इसका क्या कारण है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए,
संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौते में एक नियम बनाया गया कि जब यह समझौता तैयार हुआ था 1982 में, उस समय इसमें एक नियम बनाया गया कि जब तक विश्व के 60 सदस्य देश, विश्व के 60 सदस्य देश या सदस्य देशों के प्रतिनिधि, 60 देशों के प्रतिनिधि इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक लागू नहीं होगा। यानी कि यह समझौता 1982 में तैयार तो हो गया, लेकिन उसमें एक नियम लिखा गया था कि जब तक विश्व के 60 देश या 60 देशों के सदस्य इस समझौते पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक यह लागू नहीं हुआ। अब देखिए सन 1994 में, सन 1994 में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश गुयाना ने 60वें सदस्य देश के रूप में हस्ताक्षर किए कि 1994 में जो है दक्षिण अमेरिकी देश है जिसका नाम है गुयाना, और इस गुयाना ने जब 60वें सदस्य देश के रूप में इस समझौते पे हस्ताक्षर किए, कब किए? 1994 में, और इसीलिए यह समझौता कब लागू हुआ? 1994 में लागू हुआ। क्लियर हो गया? अब देखिए बात करते हैं वर्ष 2011 में के सदस्य देश कितने थे? 161 देश जो है सदस्य देश थे, और वर्ष 2016 में के सदस्य 170, तो सदस्य देश
प्लस यूरोपियन संघ, जिसे हम ईयू के नाम से जानते हैं। तो 2016 में इसमें सदस्य देश कितने हैं? 167 तो सदस्य देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। अब इसमें भी यदि बात करें तो ध्यान रखना, यूएनओ के 164 देश, यूएन क्लोज के सदस्य, यह भी ध्यान रखना कि यूएनओ के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता UNCOLOS के सदस्य देश नहीं है। यूएनओ के केवल 164 देश ही सदस्य देश है। 164 के अलावा एक जो है वह संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक देश है और 2 जो है अन्य देश हैं। तो टोटल कितने हो गए? 167। क्लियर हो गया? जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक देश के रूप में फिलिस्तीन है और अन्य जो देश हैं उसमें एक कुक आइलैंड और न्यू है, और उसके अलावा जो है ईयू यूरोपियन संघ भी इसमें शामिल है। इसलिए इसके सदस्य तो कितने हैं? 168 है, जिसमें 167 सदस्य देश हैं और एक जो है यूरोपियन संघ है। हालांकि यह जो पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं यह सब अंतरराष्ट्रीय, जहां पर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौते या जो संगठन है उनके आधार पे पूछे जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की, तो हमें भारत के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि यह जो है समझौता भारत में कब लागू हुआ, यानी भारत ने इस समझौते पे कब हस्ताक्षर किए। तो बात करते हैं भारत के संदर्भ में UNCOLOS की। UNCOLOS और भारत, अब देखिए सबसे पहला तो आता है कि यह समझौता भारत में कब लागू हुआ। तो देखिए भारत ने जून 1995 में संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? 1995, जून 1995, क्योंकि 1994 में जब यह समझौता लागू हुआ उसके बाद जून 1995 में भारत ने जो है इस समझौते पे क्या किए? हस्ताक्षर किए। हालांकि भारत में इससे पहले भी समुद्र क्षेत्र अधिनियम भी बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1976 में, जो कि वह 1977 में लागू हुआ था। उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि भारत ने अपनी समुद्री क्षेत्र के निर्धारण के लिए पहले से ही यह समझौता लागू नहीं हुआ था। समुद्री सीमा निर्धारण के लिए समझौता लागू नहीं हुआ था। उससे पहले भी भारत ने समुद्री क्षेत्र के लिए एक अधिनियम 1976 में बनाया था। देखिए उस अधिनियम की भी हम लोग बात करते हैं। भारत ने सन 1976 में
समुद्री क्षेत्र कब बनाया था? 1976 में बनाया था। और यह कब लागू हुआ? यह 15 जनवरी 1977 को लागू हुआ, जो 15 जनवरी 1977 को लागू हुआ। अब ध्यान रखना कि जो भारत ने समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 बनाया, जो 15 जनवरी 1977 को लागू हुआ, लेकिन जब भारत ने जून 1995 में इस UNCOLOS पर हस्ताक्षर कर लिए, तो उसके बाद भारत ने जो है इस समझौते के तहत ही अपनी समुद्री सीमा का क्या निर्धारण किया, या भारत की समुद्री सीमा जो है वह इसी संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौते के तहत ही निर्धारित की गई है 1995 के बाद। 1995 से पहले जो है समुद्री क्षेत्र अधिनियम के तहत भारत जो है अपनी समुद्री सीमा या जलीय सीमा का प्रयोग करता था या निर्धारित करता था, लेकिन 1995 के बाद में भारत ने इस समुद्री सीमा का निर्धारण जो है वह किसके तहत किया? वह इस UNCOLOS के तहत किया। अब प्रश्न आता है कि UNCOLOS जो है इसकी भारत में नोडल एजेंसी कौन सी है? तो यह भी आपको पता होना चाहिए, इसकी नोडल एजेंसी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार। संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि की भारत की नोडल एजेंसी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो यहां तक शायद आपको सब चीजें क्लियर हो गई होगी। क्या क्लियर होगी? सबसे पहले कि भारत की जो भौगोलिक सीमाएं कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की, स्थलीय सीमा है, तटीय सीमा है और समुद्री या जलीय सीमा है। अब जो समुद्री या जलीय सीमा है इसका निर्धारण कब किया गया? 1982 के जो है UNCOLOS के तहत किया गया। और UNCOLOS कब लागू हुआ? 1994 में लागू हुआ। अब भारत इसका जो है सदस्य देश कब बना, या भारत ने इस समझौते पे हस्ताक्षर कब किए? तो जून 1995 में किए। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसकी नोडल एजेंसी जो है वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, वह इस समझौते की भारत की नोडल एजेंसी है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि समुद्री सीमा या जलीय सीमा जो है उसका निर्धारण संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौते के तहत किया गया है। तो अब प्रश्न यहां से बनता है कि जो संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौते के तहत समुद्री क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, और भारत की जो है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो जलीय सीमा है उसको कितने भागों में बांटा गया है। अब इसे अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट को समझना। तो देखिए